नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। मेरे साथ पटना से जुड़े हैं लाइव सिटीज के फाउंडर मेंबर और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर वात्स्यायन। खबरों में ये बने हुए हैं। चर्चा इस बात की हो रही है कि इन्होंने एक पॉडकास्ट किया और उसके बाद लोगों ने उसके जवाब में कुछ कमेंट लिखे और आरजेडी ने बहिष्कार किया। लेकिन इन सब के बीच एक और घटना हुई। प्रशांत किशोर ने शिल्पी हत्याकांड को लेकर एक आरोप लगाया सम्राट चौधरी पर। और चूंकि ज्ञानेश्वर वात्स्यायन क्राइम जर्नलिस्ट रहे हैं, तो उन्होंने भी इसकी रिपोर्टिंग की थी। उन्होंने एक स्टोरी की और उसके थंबनेल पर विवाद हो गया। विवाद ऐसा कि अब उस मामले में गाली गलौज तक लोग सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखकर कर रहे हैं। हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों हुआ। क्या महज एक थंबनेल विवाद की वजह बनी है? सर नहीं, इंद्र मोहन जी, पहले आरजेडी के बहिष्कार की बात कर लें या शिल्पी गौतम वाले प्रकरण में जो विवाद है उस पर बात करें? पहले हम आरजेडी के बहिष्कार की बात को समझते हैं। इंद्र मोहन जी, आपको पता है कि लाइव सिटीज बिहार में एक चैनल है, काफी लोग देखते हैं। और हमने देश के एक वरिष्ठ पत्रकार, कई मीडिया संस्थानों के संपादक रहे, बिहार के ही रहने वाले हैं और बिहार के चंपारण के रहने वाले, इन दिनों लंदन में रहते हैं। वह भारत आए हुए थे दिल्ली में। जब मैं था तो हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने एक किताब भी लिखी, गांधी मैदान। और तो जब मुलाकात हुई तो यह एक कार्यक्रम बना कि एक पॉडकास्ट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया गया और उन्होंने प्रारंभ में ही कहा कि जो हमने बिहार में जिया है और भोगा है, मैं उसे बता रहा हूं। उनकी जो किताब है गांधी मैदान, द ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस जिसे वह कहते हैं, उसमें लालू यादव राबड़ी देवी के शासनकाल की चर्चा बहुत विस्तार से है। देखिए, करीब 1 घंटे से अधिक वक्त का वह पॉडकास्ट है और उसके कुछ रील्स बने, उसके कुछ शॉर्ट्स बने। तो जो एक शॉर्ट्स बना जिसमें, देखिए, मैंने कहा कि अनुरंजन झा चंपारण के ही रहने वाले हैं और उस दौर को हम जानते हैं, जिसमें उन्होंने यह बात बताई कि उस जमाने में चंपारण में जब दस्युओं का आतंक था। देखिए, मैं यह नहीं कहता कि 1990 के पहले नहीं था, 1990 के पहले भी था, 1990 के बाद भी रहा। यह तो बहुत बाद के कालखंड का है कि रतन संजय और विकास वैभव जैसे प्राधिकारी पहुंचे, फिर मोतिहारी में और बेतिया में कई दूसरे कर्मठ पुलिस प्राधिकारी पहुंचे। जब स्थितियां शांत हुई, दस्यु गिरोहों का आतंक समाप्त हुआ। तो उन्होंने कहा कि उस जमाने में 100 अपहरण प्रतिदिन हुआ करते थे। देखिए, यह अनुरंजन झा का दावा है, लेकिन चंपारण के लोगों से जो पुरानी बातों को जानते हैं वह बताएंगे कि वहां के गिरोह थे, वह बात बात पर और दैनिक खर्चे निकालने के लिए, यह नहीं कि 50,000 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तब बड़ी बात होती थी कि उसके लिए अपहरण, मतलब अपहरण इतने होते थे कि पूछिए। अब देखिए, जो शॉर्ट्स था, रील्स था, अब यह आरोप तो लोग, विपक्षी पार्टियां भी लगाती हैं कि कई मामलों में अपहरण की सौदेबाजी या अपहरण को छुड़ाने का प्रयास मुख्यमंत्री निवास से हुआ करता था। यह आरोप सुशील मोदी, जो अब नहीं है, वह भी लगाते थे और आज भी बीजेपी के नेता लगाते हैं। यह राजनीतिक आरोप है। तो उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए यह बात भी कह दी। अब यह देखिए, करीब 1 हफ्ते तक यह वीडियो चलता रहा। तो मूल पॉडकास्ट पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। 1 घंटे का बीच में यह प्रकरण आया था, लेकिन शॉर्ट और रील्स को लेकर आपत्ति हुई। तो आपत्ति हुई तो हमने उनकी बातें सुनी भी। इंद्र मोहन जी, हम और आप खबरों की दुनिया में हैं, साथ साथ हम लोगों ने काम भी किया है। बिल्कुल। हमने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और हमने कहा कि आपत्ति है तो इस मसले को हम देख लेते हैं, और हमने देखा भी। और खबरों पर आपत्ति ठीक है, और मैं फिर कहता हूं कि तेजस्वी यादव से मेरे रिश्ते ठीक रहे हैं। हमने चारा घोटाले की रिपोर्टिंग की है, जब लालू यादव के शासनकाल में चारा घोटाले को लेकर इतना हो हल्ला मचा था। आपको याद होगा, ममता कुलकर्णी से हमने मुकदमा लड़ा है। उस बिल्कुल। ममता कुलकर्णी ने जो चारा घोटाले की रिपोर्टिंग पर मुझ पर मुंबई की अदालत में 5 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा ठोका था। तो इसके बाद अचानक से यह होने लगा कि लाइव सिटीज का बहिष्कार करो। पहले कुछ पोस्टर्स जो उनके समर्थक थे वो वायरल कर रहे थे। इसके बाद बाजाबता राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल पेज से आरजेडी के बहिष्कार की अपील कर दी गई। मुझे पता नहीं
तेजस्वी यादव की सहमति ली गई नहीं ली गई मुझे नहीं पता। मैं आज भी कहता हूं तेजस्वी यादव ए टू जेड की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन उसमें बिहार में हर बात में जाति जाति, बहुजन, ब्रह्मजन, ये तमाम बातें आ गई कि जात वाले बैठकर पंगत कर रहे हैं और उसे जातीय रंग में घोल दिया गया। मैं बार बार कहता हूं, देखिए बहुजन न मैं बहुजन हूं न मैं ब्रह्मजन हूं, मैं बिहार का जन हूं, ठीक है ना। तो उसके जी। बाद उन्होंने बहिष्कार। अब यह हम्म। बहिष्कार की बात जब हुई उसके बाद लोगों ने इस तरीके से गाली गलौज, देखिए जिस थंबनेल की आप चर्चा करना चाहते हैं उस थंबनेल पर हम आते हैं, लेकिन आरजेडी के बहिष्कार के बाद तो मुझे इतनी गालियां दी जा रही है, इतनी गालियां दी जा रही है। मुझे दे दो, देखो अच्छे शब्दों में दे दो, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी बहन को, मेरी बेटी को यह धमकी दी जा रही है कि सरकार आने दो, उठवा लेंगे, यूएपीए में जेल में बंद करवा देंगे। अब तो देखिए इसका क्या कहें और क्या नहीं कहें। फिर हम कहते हैं कि तेजस्वी यादव के संज्ञान में है कि नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि मैं नए युग का हूं, और जो अच्छे नेता होते हैं उन्हें विरोध और नहीं, उन उन्हें पोस्ट जितने पोस्ट किए गए हैं उस पोस्ट में एक बात बहुत कॉमन चीज लिखी जा रही है कि सवर्ण मानसिकता, ये शब्द है कि दो सवर्ण लोग बैठकर इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। तो सवर्ण मानसिकता वाली पत्रकारिता पर यह सवाल उठ रहा है। अब सोचिए सवर्ण मानसिकता इसमें कहां से आ गई। क्या अनुरंजन झा का जो सरनेम है झा है, और ज्ञानेश्वर का सरनेम तो आपने बादशाहन बता दिया, मैं तो बादशाहन लिखता भी नहीं हूं। और ऐसी बातें नहीं है कि हमने कभी तेजस्वी यादव का इंटरव्यू नहीं किया। अभी तेजस्वी यादव मेरे साथ कॉन्क्लेव में थे, लाइव सिटी कॉन्क्लेव में तेजस्वी यादव का इंटरव्यू हमने पहले भी किया है, और तेजस्वी यादव को जब हमने आमंत्रित किया है वह हमारे कार्यक्रमों में आए हैं, और बहुत ही मतलब प्रिय संबंध। यह नहीं कि हाँ किसी बात को लेकर कोई नुक्ताचीनी हुई हो, नोकझोंक हुई हो, हमारी खबरों को उन्होंने शेयर किया है लाइव सिटी पर, और अचानक हम सवर्ण हो गए। हाँ, सवर्ण हो गए। हमारी सरकार, उनके समर्थक कर रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं कर रहे, उनके समर्थक कर रहे हैं, उनके कि सरकार आने दो फिर बता देते हैं। तो बताने के लिए तो फिर बहुत सारी कहानियां हो जाएगी ना। अब कहां से भाई हमारे चैनल पर ऐसा हो कि किसी एक पक्ष की ही खबर चल रही हो और सभी के सभी नाराज। अब नाराजगी तो अब उसके बाद देखिए आप कह रहे हैं कि भाई इनको फॉलो मत करो, अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो। तो आपको बताएं जब इन्होंने बहिष्कार की अपील की तो लाइव के फेसबुक पेज से 417 आदमी अनफॉलो किए, और लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर 529 लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है, और मेरे कुछ जो इंडिविजुअल पेजेज हैं, पर्सनल पेजेज हैं, उस पर कोई 100 लोगों ने, लेकिन 26,000 सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स बढ़ गए इस बीच में इनके बहिष्कार की अपील के बाद, और इनकी संख्या 1000 से अधिक नहीं जाती है हा? तो भाई अब इसका क्या कहें क्या नहीं जवाब। और चुनाव का वक्त है, देखिए अभी एक और बड़े चैनल हैं, बिहार के चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, उनके भी बहिष्कार की अपील की गई है कि उनके यहाँ कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा, उनके यहाँ कोई बिल्कुल, मैं यही जानना चाहता था आपसे, चूंकि आप बिहार में इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, ये पार्टियों के द्वारा चैनलों का बहिष्कार किया जाना ये किस हद तक सही है? भाई पक्ष तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पक्ष नहीं दिखा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं या उनके पक्ष की बात नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी बहिष्कार, वो भी इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर। इंद्रमोहन जी बात वही है ना कि देखिए अनुरंजन झा की किसी बात को लेकर आपको आपत्ति थी, मैंने तो इंटरव्यू किया था, पॉडकास्ट किया था, हमसे कोई आपत्ति नहीं थी। आप मुझसे कहते कि अनुरंजन झा को हम जवाब देना चाहते हैं, आप कहते कि हम अपने प्रवक्ता को भेज रहे हैं, हम अपने एक्सपर्ट को भेज रहे हैं, हम अपने अध्यक्ष को भेज रहे हैं, या आप कहते कि आप स्वयं आकर के, तेजस्वी यादव यदि स्वयं दुखी थे तो कहते कि ज्ञानेश्वर जी मैं पक्ष रखना चाहता हूं। बिल्कुल, उनके प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा लेख लिखा है, ये बात कही जा सकती थी। हाँ, यदि हमने मना किया होता तो एक बात होती कि आप पक्ष रखना चाहते थे और हमने आपको पक्ष रखने से मना कर दिया, तो आप हमको पक्षपाती कह सकते थे। लेकिन यह तो एक तरफा आपने निर्णय ले लिया, तो लीजिए क्या कर सकते हैं हम और आप जैसे लोग। आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी आ सकती है, कल किसी की बारी आ सकती है, तो आप निर्णय लीजिए। अब तो देखिए चुनाव आ गया है, सब लोग कह रहे हैं कि जनता की अदालत में फैसला होना है, जनता की अदालत में आप जा ही रहे हैं,
तो आपके इस निर्णय को भी लोग समझेंगे कि भाई आप बात बात में बहिष्कार की बात करते हैं, हर बात में सघन मानसिकता की बात करते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हाँ यह सघन और यह गैर सघन। तो यह तो बहिष्कार वाली बात हो गई कि इनके बहिष्कार के बाद हमारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स बढ़ ही गए हैं। अब यह सोचे कि भाई इन्हें, और मैं फिर कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव इतनी बड़ी भूल करेंगे या इस तरीके का फैसला करेंगे, मुझे यह बात समझ में नहीं आती। मुझे इनकी पार्टी के कई नेताओं ने बताया भी कि तेजस्वी यादव को बाद में जानकारी मिली कि यह फैसला हो गया है, यह फैसला हो गया है। तो आप भी ये मान रहे हैं कि बिहार में आरजेडी के अंदर जो आरोप अब उनके परिवार वाले लगा रहे थे, कोई थर्ड शक्ति है जो ये सब काम करवा रही है, जो तेजस्वी को भी नहीं पता? नहीं नहीं, अब तो तीसरी शक्ति के अलावा एक चौथी शक्ति भी आ गए हैं, उनका भी खुलासा कुछ दिन में हो ही जाएगा। पूरे प्रकरण में मतलब जो आरजेडी का ने बाइकआउट किया है, आपको क्या आपने तेजस्वी यादव से बात करने की कोशिश की है? नहीं, अभी तो हमने नहीं की है। अब देखिए, मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव समझदार हैं, तेजस्वी यादव पूरी बातों को समझेंगे और तेजस्वी यादव आज भी या तेजस्वी यादव की पार्टी के कोई आधिकारिक लोग अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं, उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। चलिए इस पर भी आएंगे, लेकिन जो एक और वायरल है थंबनेल, जिसको लेकर बड़ा विवाद मच रहा है, और उस पूरे हत्याकांड के भी बारे में जानेंगे। लेकिन पहला सवाल यही, लोग ये कह रहे हैं कि उस थंबनेल पर लिखने से बचा जा सकता था इस तरीके से। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंदुमोहन जी। देखिए, अब उस विवाद पर आते हैं, शिल्पी गौतम हत्याकांड। देखिए, यह 1999 का मसला है। तब मैं आज अखबार में काम करता था, क्राइम रिपोर्टिंग करता था। लेकिन शिल्पी गौतम इतना बेहद मतलब जघन्य कांड था, इसके बाद भी हमने इससे निजात पा लिया था। हमने इसकी बहुत विस्तृत रिपोर्टिंग नहीं की थी, क्योंकि तो तीनों पक्ष थे, जो मृतक थे, जिन पर आरोप लग रहे थे, और जो अनुसंधानक थे, तीनों को मैं बहुत करीब से जानता था। तो मुझे लगा कि हम कुछ भी लिखेंगे, पढ़ेंगे तो यह विवाद उठेगा, और इसलिए हमने कहा कि भाई हम इस मामले को नहीं देखेंगे। फिर आज अखबार के दूसरे क्राइम रिपोर्टर ने इससे कवर किया और फिर कहानियां चलती रही। लेकिन हमने अपनी लाल डायरी में, देखिए मेरी लाल डायरी मेरा पेंशन स्कीम है इंद्रमोहन जी, इस बात को आप जानते हैं कि पुरानी कहानियां लेकर हम सामने आते रहते हैं, और जो दर्ज है वो है दर्ज है लाल डायरी में। तो हमने उन जो सबूत थे, जो जांच थी, जो शिकायतें थी, सब लाल डायरी में दर्ज रखा। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इस मसले को लेकर जनसुराज वाले भी दुखी हो गए। अब जनसुराज वाले दुखी हो गए, क्यों भाई? तो प्रशांत किशोर ने कहा कि शिल्पी गौतम मसले में सम्राट चौधरी, जिनका नाम तब राकेश कुमार था, उनका भी आया था और उनके ब्लड सैंपल्स लिए गए थे। अब सम्राट चौधरी आकर बताएं कि क्या यह सही नहीं है, नहीं तो वह दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। हमने लाल डायरी के पन्नों को पलटा, और मेरे पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट भी थी, जो 2003 में दाखिल की गई थी, 4 वर्षों के अनुसंधान के बाद। तो हमने यह फर्ज समझा कि जो यह विवाद उठा है, ऐसा नहीं कि मुझे सम्राट चौधरी ने कहा था या भाजपा के किसी नेता ने कहा था, लेकिन जो आपने मेरा परिचय दिया कि मैंने बहुत लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग की है, तो हमने बताया कि देखिए जिस राकेश की चर्चा हो रही है वह सम्राट चौधरी नहीं है। उस व्यक्ति का नाम राकेश कुमार मस्करा था, जो एक आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक आज भी हैं, और वह गौतम के मित्र थे। तो इस बात की बात हमने पहले दिन की, जिसका थंबनेल था कि शिल्पी गौतम में सम्राट चौधरी कहां थे। तो इसे लेकर अब लोगों को लगा कि देखिए यदि हमने यह कहा नहीं होता तो भाजपा वाले तो सफाई देते देते परेशान होते, वे कहां से क्लोजर रिपोर्ट खोजते, बहुत लोगों के पास नहीं होते हैं। नहीं और होते। ऐसे रिपोर्टर आपको कम ही मिलेंगे जो पुराने दस्तावेज को संग्रह करके रखते हैं। ठीक है, बिहार में ऐसे पत्रकारों की और भी कमी है। तो यह विवाद कुछ दिनों तक और चलता रहता। तो हमने कह दिया कि नहीं। अब हमने अगले दिन हमने डायरी के पन्ने को और पलटा, क्योंकि उसमें कई और तथ्य थे, किनके किनके ब्लड सैंपल्स लिए गए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिल्पी जैन, हमने कहा था दूसरी खबर में जो हमने वीडियो अपलोड किया कि जब जांच शुरू हुई तो संबंधी भी तार तार हो गए थे कि शिल्पी के चाचा का भी ब्लड सैंपल लिया गया। मैच नहीं किया। तो हमने जब क्लोजर रिपोर्ट पूरी पढ़ी तो हमने कहा कि एक और वीडियो इस पर बनता है। अब वीडियो तो बन गया,
हमने पूरी जानकारी फिर से दी। अब सवाल यह पैदा हुआ कि इसके थंबनेल पर जिसके लेकर के विवाद हो गया है। देखिए, हम बार बार कहते हैं क्राइम रिपोर्टर की हैसियत कि जब आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं तो आप भावनाओं में नहीं बह सकते। क्राइम रिपोर्टिंग हमेशा दुखी करने वाला तत्व होता है और उसे आप भावनाओं में बहकर बयान नहीं कर सकते हैं। जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जो संदेह के सब कारण है, उसकी विवेचना आपको करनी होती है। तो विवेचना का वक्त खत्म हो गया। विवेचना का वक्त इसलिए खत्म हुआ कि सीबीआई ने 2003 में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी और हमने शिल्पी, जो लोग कह रहे हैं कि मैं लड़की का नाम लेकर शिल्पी जैन का नाम मैंने पहली बार लिया होता तो हमने अपराध किया होता। हमने अपराध किया होता। हमने शिल्पी जैन का नाम पहली बार नहीं लिया। मेरे पहले हजारों दफे कितने वीडियो यूट्यूब पर और फेसबुक पर मौजूद होंगे। अब बात आई कि हमने क्यों कहा कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था और क्या कपड़े जो एग्जिबिट थे, प्रदर्श थे, जिसकी जांच हुई। देखिए, इस बात को समझिएगा। लोग कहते हैं क्राइम रिपोर्टिंग के भी कुछ मानक हैं। आपको याद होगा कठुआ गैंग रेप जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जब उसमें हाँ, जब उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी को वकील की भाषा में एक अखबार ने, बड़े अखबार ने प्रस्तुत किया था, तो इस पर कोर्ट ने दैनिक जागरण जैसे बड़े अखबार पर पेनाल्टी लगा दी थी। बिल्कुल, यह मानक है कि जब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जब आप मेडिकल रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं तो उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, नहीं सकते, अपनी बातें नहीं कह सकते हैं। फिर भी देखिए, उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं सेक्सुअल एक्सपोजर के बारे में जो हम आज आपको भी नहीं बता सकते हैं और जो हमने उस वीडियो में भी नहीं बताया। लेकिन जो पूरी जांच थी शिल्पी गौतम मामले की जांच, उस सेंसेशनल कांड की जांच, यह जांच ही इस बात पर निर्भर थी, यह इस बात पर टिकी हुई थी, इसलिए तमाम लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए गए। साधु यादव का ब्लड सैंपल्स नहीं लिया जा सका कि जो अंडरगारमेंट, चलिए मैं अब नहीं कह रहा हूं, या भी मैं गलत कह रहा हूं। देखिए, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या जो हैदराबाद में फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजे गए, डीएनए मैचिंग के लिए भेजे गए, उसमें ब्राउन कलर पैंटी ही लिखा है कि उसमें 2 सीमेन मिले, 2 प्रकार के बिल मिले। तो एक बिल तो वह था जो गौतम का था, दूसरा किसका था? दूसरा अलग था, दूसरा अलग था। तो दूसरे की पहचान के लिए ही यह तमाम कवायद हुई, यह तमाम जांच हुई और अंत तक नहीं तलाशा जा सका। तो अब बताइए, इसको हम क्या कह देते? इसको हम क्या कह देते? हाँ, इसको जब कोर्ट कहता है कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट के शब्दों को अपने अनुसार परिभाषित नहीं कर सकते, उसमें अंडर गारमेंट्स नहीं लिखे हुए थे, तो हम क्या कह देते कि भाई ये है। और यदि हम यह कहते तो क्या यह ईमानदारी हो जाती? ईमानदारी हो जाती? नहीं, वो लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सनसनीखेज बनाने के लिए इस तरीके से लिखा गया, इससे बचा जा सकता था। वो खास करके ये भी कह रहे हैं कि चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बिहार में बहुत सारे यूट्यूबर या सोशल मीडिया पर काम करने वाले नए लोग आपको ज़रूर फॉलो करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये क्लिक बेट के चक्कर में इस तरीके से लिखकर सिर्फ सनसनी फैलाई जा रही है, उसको वो सभ्य तरीके से भी लिख सकते थे और अपनी कहानी बता सकते थे। इनमोहन जी, मैं फिर वही बात कर रहा हूं, सनसनी को परिभाषित करें। सनसनी तब मचाई जाती है ना जब तथ्य नहीं है और उसमें आपने मिर्च मसाला लगा दिया, फिर कहानी गढ़ने लगे आप। हाँ, फिर कहानी करने लगे। यदि उस मेडिकल रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, हैदराबाद की लेबोरेटरी रिपोर्ट में हमारे शब्द नहीं है तो हमने सनसनी मचाई है। और यदि है तो हम सनसनी मचाने के दोषी कहां हैं? हम तो इस बात के कसूरवार हैं जनता की नजरों में कि हमने शब्दों को क्यों नहीं तोड़ा मरोड़ा। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि किसी बेटी के लिए, किसी लड़की के लिए इस तरीके से लिखना तो गलत है जिसकी मौत बहुत पहले हो गई है, वो भी दर्दनाक मौत। भाई, हम तो फिर कह रहे हैं, इस कांड की विवेचना क्या पहले नहीं हुई है क्या?
और इस कांड की जांच ही इस कांड मतलब उस जमाने में भी सुशील कुमार मोदी हो, नवीन किशोर सिन्हा हो, तमाम आरोप तो यही लगते थे ना कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद शिल्पी जैन की हत्या कर दी गई। हम कहां कर रहे हैं? जांच इसी बात पर शुरू हुई थी ना। और जब पटना पुलिस ने ईमानदारी से जांच नहीं की तो सीबीआई को जांच सौंपी गई। यदि आरोप नहीं लगता कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की गई जिसे सीबीआई ने माना नहीं, तो फिर यह तो बाबेला ही नहीं होता। यह बाबेला ही नहीं होता। तो हम तो इस बात के कसूरवार हैं कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को और मेडिकल रिपोर्ट को जिन शब्दों में लिखा गया, पढ़ा गया, हमने बता दिया। हाँ? हमने बता दिया। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले एक शब्दावली तैयार की है कि भाई है तो आपको ये कहना है, उसमें भी इसका उल्लेख नहीं है कि हमने उसे भी तोड़ दिया। हमने इस बात का ध्यान रखा कि हाईकोर्ट ने जो कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट के तथ्यों को आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते। नहीं, तो हमने तो मानक का पालन किया और मानक का पालन करने की सजा इस रूप में। अब तो सबके सभी नाराज हो गए। तो ये स्थिति और परिस्थिति है। ये स्थिति परिस्थिति है। पहले लोग कह रहे थे कि हम प्रशांत किशोर के लिए खबरें चला रहे हैं। अब जनसुराज वाले भी दुखी, भाजपा वाले भी दुखी, राजद वाले भी दुखी, अब हम बहुजन भी हो गए, अब ब्रह्मजन भी हो गए। नहीं, दो चीजें अब चलने लगी है। कह रहे हैं कि आरजेडी इसलिए आरजेडी ने इनका बाइकआउट किया कि एक तो ये प्रशांत किशोर की काफ़ी पैरवी कर रहे हैं, उनके पार्टी के उम्मीदवार, और ख़ास करके प्रशांत किशोर को लेकर बार बार बात करते हैं। और दूसरा कि आप अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह के दिए भोज में भी शामिल हुए थे, उसकी भी तस्वीर उस वक्त वायरल थी। तो इसलिए अब आरजेडी को मौका मिल गया, वो एक पॉडकास्ट के बहाने, और जिसके बाद वो इस तरीके से अब बाइकआउट किया गया है। कल अमित शाह, इंद्रमोहन जी आपको इंटरव्यू देंगे तो आप इंटरव्यू लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या इसमें परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी है क्या? हाँ, और तो आप बताइए। और प्रशांत किशोर की जहां तक बात कर रहे हैं इंद्रमोहन जी, यदि आप प्रशांत किशोर के साथ ज्ञानेश्वर की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के सबसे कम इंटरव्यू हमने लिए हैं। मैं ज्ञानेश्वर, प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से हैं और 2 इंटरव्यू हमने लिए हैं और कॉन्क्लेव में एक बार उनके साथ बैठा हूं। और आप देख लीजिए बाकी लोगों ने कितने इंटरव्यू लिए हैं, तो आप जो बातें जनता में चल रही है, अभी देखिए, यदि प्रशांत किशोर की बातों को हम न उठाएं, अभी प्रशांत किशोर की बातें भी जब वह भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, सरकार के मंत्रियों की पोल पट्टी खोल रहे हैं, तो आरजेडी वालों को अच्छा लग रहा है। यदि हम उस बात को न उठाएं तो यह भी कहा जाएगा कि देखिए प्रशांत किशोर की इस बात को ये दबा देते हैं। इस बात को ये दबा देते हैं क्योंकि ये सरकार में शामिल लोग हैं, उनके खिलाफ प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। भाई एक से एक कहानियां ही चल रही है ना। कि अब एक कहानी यह भी चल रही है कि पांडे जी ने समझौता करा दिया। वह भी इशारा क्या? मेरे कुछ सम्मानित जन लोग हैं जो मेरे खिलाफ पुलिस की डायरी खोज रहे हैं। अरे खोजो ना भैया, निकाल के दिखा दो कि मेरे बारे में क्या लिखा है, हम किन किन कांडों में शामिल रहे हैं। और हमने तो उस जमाने में रिपोर्टिंग की है, अधिक रिपोर्टिंग की, उसी जमाने में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जब लालू यादव की सरकार और राबड़ी देवी की सरकार रही है। तो दिखा दो, कहां हम मना कर रहे हैं। चलिए, अब जब आप जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि चुनाव पर भी मैं एक दो बस सवाल ले लेता हूं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपसे अच्छा कौन बता सकता है। तो अभी तक के मौजूदा परिस्थितियों में बिहार में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं आप? इंद्रमोहन जी यदि इसका जवाब दे देंगे तो फिर कुछ लोग चढ़ जाएंगे। फिर भी चलिए, नहीं, जवाब दे देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसके चढ़ने से आपको कोई फर्क पड़ता है। नहीं, फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन देखिए कई सर्वे रिपोर्ट्स आ गए हैं ना, और ग्राउंड जीरो पर आपके रिपोर्टर भी हैं, मेरे भी रिपोर्टर हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा था और 2 महीने पहले तक नीतीश कुमार अब कुछ नहीं है, नीतीश कुमार नहीं कर सकते, यह बात भी ग्राउंड जीरो पर चल रही थी।
लेकिन अब नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति पैदा हो गई और नीतीश कुमार ने जितने पैसे लाभकारी योजनाओं में बांटे हैं उसका असर दिखने लगा है, उसका असर दिखने लगा है। और महागठबंधन की बातें करेंगे तो लोग कहेंगे फिर पोस्टमार्टम कर रहे हैं। न कांग्रेस से बात बन रही है, न वीआईपी से बात बन रही है, न लेफ्ट के साथ सीटें फाइनल हो रही हैं। और उधर देख ही रहे हैं कि पवन सिंह को भी साथ लेकर सारे काम कर लिए गए। शाहाबाद को जीतने की कोशिश की जा रही है, जीतने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि एनडीए का पलड़ा भारी है फिलहाल और नीतीश कुमार हाँ, लेकिन चुनाव के वक्त क्या होता है क्या नहीं होता है इसको तो देखना होगा ना। अभी फिलहाल तो एनडीए को एज मिला हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, एनडीए को एज मिला हुआ दिख रहा है, बशर्ते कि अंदरूनी चिराग पासवान सही सलामत रहे, चिराग पासवान कुछ इधर उधर न कर दें। आपको लगता है कि चिराग पासवान इधर उधर करेंगे? नहीं करेंगे। एक और जिसकी चर्चा चुकी, अब वो आरोप के तौर पे मैंने पहले पूछ भी लिया था वो सवाल जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर है। लोग कह रहे हैं कि ठीक है भाई, भले ही चुनाव दो गठबंधनों के बीच हो, एनडीए या महागठबंधन, लेकिन प्रशांत किशोर वो फैक्टर है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन वही है जिनकी चर्चा हो रही है। क्या लग रहा है आपको कि जनसुराज का क्या होगा इस विधानसभा चुनाव में? इंद्रमोहन जी, प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव के एक्स फैक्टर तो है ही, और यह भी सही है कि प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं वह बिहार के असली मुद्दे हैं, वह बिहार के असली मुद्दे हैं। हाँ, तो और उन मुद्दों के पीछे गठबंधनों को जाना पड़ रहा है। ठीक है, एनडीए ने तो लाभकारी योजनाओं पर ध्यान फोकस कर लिया है, उनको पता है कि महिला कंस्टिट्यूएंसी उनके पास है। पर प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि किसी भी प्रयोग को सफल बनाने के लिए 10 वर्षों का समय चाहिए, तो प्रशांत किशोर को 2025 में इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने खेल बिगाड़ दिया तो सरकार किसकी बन जाएगी? खेल बिगाड़ दिया तो हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, तेज प्रताप यादव भी आ गए हैं। तेज प्रताप यादव की ताकत क्या है हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन नहीं, मैं आपको उत्तर प्रदेश का चुनाव याद करा देता हूँ 2022। मुझे इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के कई उम्मीदवारों के पास धन का संकट था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों के पास धन का संकट नहीं था, और यह पैसा बीएसपी का नहीं था, प्रशांत तो अब टिकटों का बंटवारा होने दीजिए, चाहे एनडीए का टिकट वितरण हो, चाहे महागठबंधन का टिकट वितरण हो, और चाहे प्रशांत किशोर का टिकट वितरण हो, इनके बागी किस रूप में कहा, और जहां जहां 5000 वोट से जीत हार के अंतर रहे हैं वहां तो प्रशांत किशोर बड़े फैक्टर हैं ही ना। और यदि तेजस्वी यादव ने यादवों की सीटें कम करने की कोशिश की, दूसरी जातियों को बढ़ाने के लिए जो उनकी जरूरत भी है, तो फिर याद कीजिए बहुत सारी घटनाएं हैं, वे कहां जाएंगे? और उनके पास जो बागी हुए, यदि उनके पास धन का संकट न रहा, धन कहीं से आ गया, तो फिर चुनाव का खेल बिगड़ेगा, इस पर भी ध्यान रखना होगा इंद्रमोहन जी। इंद्रमोहन जी, चलिए, अब आप बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ जुड़े। ये हमारे साथ लाइव सिटीज़ के फाउंडर और बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर वात्स्यायन थे। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर विवाद चल रहा है एक थंबनेल को लेकर, और आरजेडी ने बाइकआउट किया है इनको, तो उसकी वजह से हमने इनसे लाइव जुड़े और तमाम प्रकरण को समझने की कोशिश की कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। आपको यह पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप हमारे साथ जुड़े ज्ञानेश्वर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया इंद्रमोहन भाई।